नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। मैं आज आप लोगों के समक्ष कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के गद्य विभाग से पतझड़ में टूटी पत्तियां इस पाठ पर वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आशा है आपको पसंद आएगी। और दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो पढ़ते हैं हम आज का विषय पाठ पतझड़ में टूटी पत्तियां। पतझड़ में टूटी पत्तियां इस पाठ को रविंद्र केलेकर जी ने लिखा है। तो पाठ प्रारंभ करने के पहले एक बार हम लेखक परिचय जान लेते हैं। रविंद्र केलेकर 7 मार्च 1925 को कोंकण के क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए थे। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि हमारा देश स्वतंत्र हो जाने के बाद 1947 के बाद भी गोवा स्वतंत्र नहीं हुआ था। गोवा 1960 में स्वतंत्र हुआ है। उसके लिए जैसे मराठवाड़ा के लिए लोगों ने संघर्ष किया है, वैसे ही गोवा मुक्ति संग्राम के लिए बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया, तब जाकर के ये स्वतंत्र हुआ है। रविंद्र केलेकर जी गांधी चिंतक के रूप में विख्यात हैं और उन्होंने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियों में अपने चिंतन की मौलिकता के साथ साथ मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। केलेकर जी कोंकणी तथा मराठी के शीर्षस्थ लेखकों में इनका एक स्थान है। टॉप क्लास के उस समय जो मराठी और कोंकणी के लेखक हैं, उनमें रविंद्र केलेकर जी का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25, मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। और रविंद्र केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन किया है और उनका अनुवाद किया है। रविंद्र केलेकर जी को गोवा कला साहित्य अकादमी के पुरस्कार सहित कई अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कोंकणी में उजवाड़ाचे शूर, शमिधा सांगली औथांबे, मराठी में कोंकणीचे राजकारण, जापान जसला दिसला और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पाठ प्रवेश देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। आप लोगों ने देखा होगा कि कविता में बहुत छोटी पंक्तियाँ होती, कविता बहुत छोटी होती है, लेकिन उसका अर्थ बहुत विशाल होता है, बड़ा गंभीर होता है। लेकिन दोस्तों, जब यही गुण कभी किसी गद्य रचना में दिखाई देता है, तब उसे पढ़ने वालों को यह मुहावरा याद आ जाता है कि थार सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। जैसे सूप होता है, जब आप उसमें घर की, हमारे आपके घर की औरतें कोई अन्न, चावल, गेहूँ उसको फटकारती हैं उसमें डाल के, तो जो कचरा होता है, जो बेकाम की चीज़ें होती है, उड़ जाती है, और जो काम की चीज़ें होती है वह उसी में पड़ा रहता है। वैसे ही यहाँ पे लेखक ने बोला है कि सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना सबसे ज़्यादा कठिन काम है। और फिर भी ये काम हमारे देश में प्राचीन काल से होता रहा है। हमारी सूक्ति कथाएं, आगम कथाएं, जातक कथाएं, पंचतंत्र की कहानियाँ उसी लेखन का परिणाम है। और यही काम कोंकणी में हमारे रविंद्र केलेकर जी ने किया है। प्रस्तुत पाठ में जो यहाँ पे प्रसंग दिया है, पतझड़ की टूटी पत्तियों में 2 प्रसंग था। पहला प्रसंग है गिन्नी का सोना और दूसरा प्रसंग झेन की देन। तो ये जो प्रसंग है दोनों, ये बहुत थोड़ा कहा और बहुत ज़्यादा समझने की मांग करते हैं। कहा बहुत थोड़ा गया है, लेकिन ज़्यादा समझने की मांग करते हैं। ये प्रसंग सिर्फ पढ़ने के लिए और गुनने के लिए नहीं है, बल्कि एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की भी प्रेरणा देते हैं। आपकी पुस्तक में जो दूसरा प्रसंग है, झेन की देन। झेन की देन बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति को याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच
कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं। तो मित्रों, आइए पढ़ते हैं पाठ झेन की दिन। एक बार लेखक जापान गया था और वहाँ उसका मित्र था। उसने अपने मित्र से पूछा कि यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारी सबसे अधिक होती है। लेखक के मित्र ने कहा मानसिक। यहाँ के 80% लोग मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं, मनोरुग्ण है। लेखक ने पूछा कि इसकी वजह क्या है। तो उसके जो मित्र थे वो कहने लगे कि हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बल्कि बकता है। और लेखक का मित्र बोला कि जब हम अकेले पढ़ते हैं तो हम अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। जापान एक छोटा सा कंट्री है, महाराष्ट्र स्टेट जितना बड़ा होगा, लेकिन वो विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका जैसे देश से प्रतिस्पर्धा करता है, और जिसकी वजह से 1 महीना में पूरे होने वाला काम को 1 ही दिन में पूरा करने की कोशिश वहाँ के लोग करते हैं। वैसे भी दिमाग की रफ्तार तो तेजी रहती है, और अगर उसमें स्पीड का इंजन लगा दिया जाए तो वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। और फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। और यही कारण है कि जापान में मानसिक रोग बढ़ गए हैं। यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग 80% लोग मानसिक रोगी होते हैं। शाम को, उसी शाम की बात है जब बात कर रहा था लेखक अपने मित्र से, तो लेखक का मित्र शाम को लेखक को एक टी सेरेमनी में ले गया। यह एक चाय पीने की विधि है। जापान में उसे चा नो यू कहते हैं। जहाँ लेखक का मित्र लेखक को ले गया था वह एक 6 मंजिली इमारत थी, जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारें और घास फूस लकड़ी की जो चटाई होती है वो एक सुंदर पर्णकुटी की तरह से था पूरा। बाहर एक बेढप का, बिना ढंग का, टेढ़ा मेढ़ा एक मिट्टी का बर्तन रखा हुआ था, उसमें पानी भरा हुआ था। लेखक और उसके मित्र उसी पानी से अपने हाथ पाँव धोए और वहाँ तौलिया थी, उससे अपने तौलियों से पोछे और फिर अंदर गए। अंदर चाजिन बैठा था। चाजिन मीन्स वॉचमैन, एज लाइक नौकर। तो अंदर चाजिन बैठा था। उसने लेखक और उनके मित्र को देख करके कमर झुका करके उन्हें प्रणाम किया। दोजो, जापानी भाषा में दोजो, आइए तशरीफ लाइए। जापानी भाषा में दोजो है, उसका हिंदी में अर्थ होता है आइए तशरीफ लाइए, मतलब आइए बैठिए। यह कहकर उसने लेखक और उनके मित्रों का स्वागत किया और लेखक को तथा उनके दोस्तों को बैठने की जगह दिखाई। उसके बाद उसने अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी और बगल के कमरे में से जाकर के कुछ बर्तन लेकर आया और उसके बाद उन सब बर्तनों को तौलिए से बहुत अच्छी तरह से साफ किया। लेखक सब चीज़ें देख रहा था। उसे चाजिन की सारी क्रियाएं इतना गरिमापूर्ण, इतना सिस्टमेटिक ढंग से लग रही थी। उसकी हर भाव भंगिमा से ऐसा लग रहा था कि जैसे जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। जय जयवंती क्या है? कभी आप शरबत, गन्ने का शरबत पीने के लिए जब दुकान पे जाते हो तो वहाँ पे जो मोटर लगा होता है उसमें एक घंटी बांधे रहते हो, और वो जब मोटर चलता है तो जितनी बार मोटर घूमता उतनी बार सिस्टमेटिक ढंग से टन 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 घंटी बजती रहती है, सिस्टम से बजती है। वैसे ही चाजिन की सारी क्रियाएं पूरा गरिमापूर्ण ढंग से लग रही थी। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी में जो पानी रखा था वो खदबदाने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी लेखक और उसके मित्रों को। जब चाय तैयार हुई तो उस चाजिन ने उसे प्यालों में भरी। फिर वे प्याले लेखक और उनके मित्रों के सामने रख दिया। लेखक वहाँ अपने मित्रों के साथ 3 लोग थे, सब मिला करके लेखक और 2 लोग और थे। क्योंकि इस विधि में शांतता ही मुख्य बात होती है, इसलिए वहाँ पर 3 लोगों से अधिक आदमियों को एक साथ प्रवेश नहीं दिया जाता। जो प्याला था उसमें 2-2 घूंट से ज़्यादा चाय नहीं थी। 2 घूंट चाय तो हम 2 बार में पी जाते, 2 घूंट में पी जाते हैं, लेकिन उसमें 2 घूंट से चाय ज़्यादा नहीं थी। और लेखक बोल रहा है कि हम होठों से प्याला लगा करके एक एक बूंद चाय पीते रहे और करीब 1.5 घंटों तक चुस्कियों का ये सिलसिला चलता रहा। पहले तो लेखक 10-15 मिनट उलझन में पड़ गया कि ये क्या है, एक एक घोट, एक एक बूंद पी रहे हैं सब। लेकिन फिर लेखक क्या देखता है कि
उसके दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है और थोड़ी देर में बिल्कुल बंद हो गई। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मानो अनंत काल में जी रहा हो। यहाँ तक कुछ सन्नाटा भी सुनाई दे रहा था, यानी कि दिमाग जो काम करना होता है उसको स्लो कर देती है, वो चाहे एकदम से स्लो कर देती है। सोचने समझने की क्षमता वहाँ पे शून्य हो जाती है आदमियों की। लेखक बोल रहा है कि या तो हम अक्सर गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हर किसी की यही कहानी आज के समय में, यही दो चीज़ें हमारे साथ बहुत ज़्यादा होती है। या तो जो हमारा जो दिन बीत गया है हम पुरानी बातों को याद करते रहते हैं और याद करके उलझे रहते हैं, या फिर जो भी आया नहीं है उसके बारे में रंगीन सपने देखते हैं, ये साल वो करेंगे वैसा करेंगे, दुनिया भर की बातें। तो हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। लेकिन लेखक के अनुसार ये दोनों काल मिथ्या हैं। बिल्कुल सही है, दोनों काल मिथ्या है। एक चला गया है, जो चला गया है, जो बीत गया है, उसके बारे में सोचने से क्या फ़ायदा, वो कभी वापस तो आ नहीं सकता है। और दूसरा भी आया ही नहीं है, तो अभी से उसके बारे में सोच के भी कुछ फ़ायदा नहीं। यानी लेखक बोला है कि हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ वही है, अटल सत्य है, जो वर्तमान है वही है और हमें उसी में जीना चाहिए। लेकिन आज परिस्थिति अलग है, हम कमा रहे हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं, अपने वर्तमान की आवश्यकताओं को काट कपट करके भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, बेटे और बेटियों के लिए करोड़पति बनाने के चक्कर में प्रयासरत हैं। खुद अपना वर्तमान बिगाड़ दे रहे हैं और बच्चे और बच्चियों के लिए। लेकिन हमारे हिंदी में एक कहावत है कि पूत सपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय। अगर बेटा लायक है, बेटा या बेटी, तो उनके लिए धन संचय करके जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नालायक है तो भी संचय करके जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर लायक है, इसलिए लोग कहते हैं, बुद्धिमान लोग, पढ़े लिखे लोग, कि बच्चों और बच्चियों को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छे शिक्षा दीजिए। आप पूरी ज़िंदगी कमा के जितना नहीं रख पाएंगे, अगर बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देंगे तो वो 1 साल 2 साल में उससे ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। इसलिए उनके लिए संभाल करके रखने के बजाय उन्हें अच्छे संस्कार और शिक्षा देने की ज़रूरत है। चाय पीते पीते उस दिन लेखक बोल रहा है उसके दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। केवल वर्तमान क्षण सामने था और वह अनंत काल जितना विस्तृत था। जीना किसे कहते हैं, लेखक को उस दिन मालूम पड़ा। और जापानियों को झेन की देन या परंपरा बौद्ध दर्शन से उन्हें मिली है, जो उनके लिए आज भी बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होती है। तो मित्रों, ये था पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ का दूसरा प्रसंग, झेन की देन। अब आगे हम फिर से आपको नए वीडियो में पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।